हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 देखने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। बिकॉज़ इसके अंदर लर्न करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो थियोरेटिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं। तो कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एसओए के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम रेस्ट को देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है, रेस्टफुल और रेस्ट लेस एपीआई क्या होते हैं। फिर वेब सर्विसेज क्या होती हैं। फिर पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल क्या होता है। ठीक है, इसी के ऊपर जो हमारी यूनिट है, ये पार्ट 1 जो है उसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग होती है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से, जिसे हम एब्रीवेशन में एसओए भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है, एक आर्किटेक्चरल अप्रोच होती है जिसके अंदर जो एप्लीकेशन होती है ना, मेक यूज़ ऑफ सर्विसेज अवेलेबल इन द नेटवर्क। जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल होती है नेटवर्क में, उन सब का यूज़ करके यूज़ किया जाता है, उस अप्रोच को बोला जाता है एसओए। It is a style of software design where services are provided to other components by application components through a communication protocol over a network. ये एक स्टाइल होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, जिसके अंदर जो सर्विसेज होती है वो पहुंचाई जाती हैं एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके। कि जैसे कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके ही हम सर्विसेज दे पाते हैं एसओए के अंदर। फिर हम आगे की बात करें तो इट अलाउज यूज़र टू कंबाइन अ लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग सर्विसेज टू फॉर्म एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये अलाउ करता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ को कंबाइन कर सकते हो, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को भी। अब एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि आप यूट्यूब का क्लोन बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी सर्विसेज कोई नई सर्विस बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका एपीआई या फिर उसका जो आर्किटेक्चर है या फिर कुछ फैसिलिटीज़ को आपको हर एक चीज़ को खुद डेवलप करना पड़ेगा। मान के चलिए आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो उसके लिए पहले क्या क्या डेवलप हुआ। सबसे पहले एक मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम HTML बोलते हैं, तो HTML डेवलप हुई। फिर उसके बाद CSS डेवलप हुई। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट डेवलप हुई, है ना। तो बेसिक फ्रेमवर्क आप HTML की मदद से बनाते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML स्टार्टिंग से स्क्रैच से डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं, वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है। तो एग्जिस्टिंग सर्विसेज का यूज़ करते हुए जब आप उनको इंटीग्रेट करते हो, एक साथ कंबाइन करते हो और अपने यूज़ में लेते हो, तो ये प्रोवाइड करता है एसओए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है प्रोवाइड ट्रांसलेशन एंड मैनेजमेंट लेयर इन क्लाउड। प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड ट्रांसलेशन एंड मैनेजमेंट लेयर इन क्लाउड आर्किटेक्चर दैट रिमूव्स बैरियर फॉर क्लाउड क्लाइंट्स एंड ऑब्टेन डिजायर्ड सर्विसेज। ये ट्रांसलेशन को प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेशन मतलब एक तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करनी है तो उसे हम शायद हम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बोलते हैं और बाकी में कन्वर्शन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोडिंग का या फिर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन इसलिए यूज़ किया गया है। मैनेजमेंट लेयर होती है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मैनेजमेंट में ही आएंगी, क्योंकि क्लाउड आर्किटेक्चर है। क्लाउड आर्किटेक्चर क्या मतलब कि क्लाउड वो वाला बादल वाला नहीं, मतलब कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो जो आर्किटेक्चर है दैट रिमूव्स बैरियर फॉर क्लाउड क्लाइंट्स, और जो कि हमारे क्लाउड क्लाइंट्स जो होते हैं उनके लिए एक बैरियर जो होता है उनको रिमूव कर देता है और जो डिज़ायर्ड सर्विसेज होती हैं उनको दे पाता है। अब मान के चलिए कि AWS का जो यूज़ करना है या फिर एज़्योर का, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, आपको वो करनी है, पब्लिश करनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो गिवन चीज़ें हैं आप उन्हीं के ऊपर करोगे। आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को एडिट करोगे और उसके बाद अपनी जो भी चीज़ है, आपकी एप्लीकेशन है या जो भी है, उसको आप डिप्लॉय करोगे, है ना, पब्लिश करोगे। तो ये आपके ऊपर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कोहेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इंटीग्रेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कोहेरेंट मतलब लगातार, और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर। अब अलग अलग जगह से यहाँ पे क्या मतलब है कि अब मान के चलिए कि आपका एक डेटा है,
तो डेटा आपने यूट्यूब पर डाल दिया या फिर आपके गूगल फ़ोटोज़ होगा, राइट, आप गूगल फ़ोटोज़ यूज़ करते होगे या फिर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हो या कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आपने एक फ़ोटो पोस्ट किया, तो वो फ़ोटो आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा। मान के चलिए कि आपने लगातार 3 पोस्ट किए हैं, ठीक है, तो पहला पोस्ट जो था वो आपका सर्वर नंबर ए पे गया, हो सकता है दूसरा जो हो वो सर्वर नंबर ई पे गया हो, और जो तीसरी फ़ोटो हो वो सर्वर नंबर जेड पर गई हो। तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, मतलब जो जगह है स्टोर करने की वो एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए, एसओए बेस्ड कंप्यूटिंग पैकेजेस फंक्शनलिटीज इनटू अ सेट ऑफ इम्पेरेबल इंटरपीरिएबल। इसका मतलब क्या होता है इंटरपीरिएबल? ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आप इसे एग्जाम में लिखते हैं ना तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो एसईओ जो है वो कंप्यूटिंग पैकेजेस की जो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और ये एबल होता है एक्सचेंज और मेक यूज़ और इन्फॉर्मेशन के। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फंक्शनैलिटी को यूज़ कर लिया लेकिन उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को अपने उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो काम करना चाहिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा लोड लेगी, ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी, ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होगी, है ना। तो नेसेसरी यूज़ ही करना है, अननेसेसरी यूज़ चीज़ों को नहीं करना है। तो जो भी कंप्यूटिंग के अंदर जो भी पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं उनकी एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि इम्पेरेबल होती है, मतलब कि उसके अंदर कोई भी एक्सचेंज या फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो हो रहा है वो यूज़ हो रहा होता है, विच कैन बी इंटीग्रेटेड इंटू अ कोहेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको इंटीग्रेशन किसके साथ किया जाता है, कोहेरेंट या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ किया जाता है। चलिए, फिर आगे आता है हमारा मेजर रोल्स ऑफ एसओए, कि जो हमारे मेजर रोल्स कौन कौन से होते हैं। तो मेनली 2 ही रोल्स होते हैं हमारे मेजर जो कि एसओए के होते हैं। एसओए कौन सा? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सिंपल भाषा में सर्विस प्रोवाइडर की, अगर जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हम जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? रिलायंस जियो। और अगर हम एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? एयरटेल हो गया, ठीक है। तो जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इट इज़ मेंटेनर ऑफ सर्विस, ये मेंटेन करता है सर्विस को, एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अवेलेबल वन और मोर सर्विसेज फॉर अदर टू यूज़। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अवेलेबल करवाती है रिसोर्सेज का या फिर सर्विसेज का, जिससे जो अदर लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकें। जैसे क्लाउड के अंदर AWS और एज्योर है सर्विस प्रोवाइडर्स, वैसे ही हमारे अगर हम नेटवर्क की बात करें तो एयरटेल, जियो एंड एक्सेट्रा। और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वाईफाई के अंदर भी आती हैं, एक्साइटल हुआ या फिर एक्सेट्रा जो भी है, त्रिकोना। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है टू एडवर्टाइज सर्विसेज। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? एडवर्टाइज़ करना। एडवर्टाइज़ मतलब कि लोगों को उस कोई कंपनी है उसके बारे में अगर आपको एडवर्टीज़मेंट नहीं मिलेगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब कि एडवर्टीज़मेंट का हम सिंपली कह सकते हैं कि लोगों को बताना, जागरूक करना कि ऐसी सर्विसेज भी हम देते हैं। The provider can publish them in registry together with a service contract that specifies the nature of service, how to use it, the requirements for the service and fees charged। अब मान के चलिए कि आपने AWS पे एक सर्वर लिया। सर्वर लेने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले जब आप पब्लिश करोगे तो एक रजिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि बैनामा, वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जिसके अंदर नेचर ऑफ सर्विस, आप नेचर ऑफ सर्विस क्या है? नेचर ऑफ सर्विस यहाँ पे मतलब कि आप वो जो सर्विस है वो आप किस टाइप के ले रहे हो, कितना लोड है, कितना लोड नहीं है, कहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हो, सिंगापुर का सर्वर है, मुंबई का सर्वर है, कहाँ का सर्वर है, वो बात है। हाउ टू यूज़ इट, उस सर्वर को आपको कैसे यूज़ करना है। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर्विस, उस सर्विस को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब आपने देखा होगा कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पर कंपैटिबिलिटी लिखी होती है कि एटलीस्ट विंडोज़ 7 चाहिए, है ना, या फिर एटलीस्ट 32 GB रैम चाहिए, या फिर एटलीस्ट मुझे 10 GB की स्टोरेज चाहिए। तो क्या होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एटलीस्ट नीडेड होती हैं। ओके, चलिए, एंड द फीस चार्ज्ड, और जो भी फीस चार्ज होती है उसके लिए वो भी स्पेसिफाइड होती है। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो सर्विस कंज्यूमर की बात करें तो वो आप हुए।
सर्विस प्रोवाइडर कौन, जो मैनेज करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे लोग उसको यूज़ करें, और सर्विस कंज्यूमर कौन, जो उन सर्विसेज को यूज़ करता है, जो अपने यूज़ के लिए लेता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो कंज्यूम कर रहा है उन सर्विसेज को। दे कैन लोकेट द सर्विस मेटा डेटा, ये क्या करते हैं कि लोकेट करते हैं सर्विस मेटा डेटा को रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि हम इस सर्विस को यहाँ यूज़ करने वाले हैं, एंड डेवलप द रिक्वायर्ड क्लाइंट कंपोनेंट्स टू बाइंड एंड यूज़ द सर्विस। और वो क्या करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड क्लाइंट्स की कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि अब मान के चलिए कि मैंने कह दिया कि ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको 2 GB रोम चाहिए और 4 GB रैम चाहिए, एंड आपने वो चीज़ें अगर मुझे प्रोवाइड करवा दी तो क्या होगा कि वो जो सर्विसेज है वो आप यूज़ कर सकते हो। Service aggregate information and data retrieved from other services or create workflows of services to satisfy the requirement of a given service consumer। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है या फिर जो भी डेटा रिट्रीवल चाहिए होता है अदर सर्विसेज का, वो जब वर्क फ्लो में आ जाता है, मतलब कि जब आप मान के चलिए कि आप डेटा सेंड करोगे, आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, मान के चलिए आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो एंड यू आर एक्सेसिंग सम वेबसाइट लाइक प्रोग्रामर फॉर नूब्स की वेबसाइट या फिर यूनिक वेबसाइट्स की आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन को भेजते हो कि आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस वेबसाइट, ओके। तो वो वाली जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर पर जाती है, प्रोसेस होती है, और उसके बाद एक रिट्रीवल आता है आपके पास कि मेरे पास ये सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल है, आप जिस सर्च रिजल्ट्स पे जाना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दो। तो आप क्या करते हो, उन सर्च रिजल्ट्स को स्क्रॉल करते हो, प्रोसेस करते हो, आप प्रोसेस करते हो, फिर उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद वो वापस से सर्वर के पास जाती है, सर्वर उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको आपके ब्राउज़र पर भेजता है, एंड देन वो आपको शो होती है। तो ये क्या हुआ, ये वर्क फ्लो हुआ कुछ डेटा का, और वो डेटा किसके थ्रू हो रहा है, वो सर्विसेज के थ्रू हो रहा है। कुछ सर्विसेज होंगी, सबसे पहले आपका मोबाइल इंटरनेट होना ज़रूरी है, तो ये सारी सर्विसेज हैं, उसके थ्रू ही ये सारा जो डेटा है वर्क फ्लो हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एसओए। अगर हम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एसओए की बात करें तो ये टोटल 7 टाइप के होते हैं, टोटल 7 टाइप के। सबसे पहला होता है स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि अ कम्युनिकेशन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज वन और मोर सर्विसेज डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो, एक सर्विस ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, या n नंबर ऑफ सर्विसेज आप जो भी ले रहे हो, वो उनका जो डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट होता है उसे बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग का मतलब क्या होता है, सर्विस आर डिजाइंड एज सेल्फ कंटेनिंग कंपोनेंट्स। सेल्फ कंटेनिंग कंपोनेंट्स मतलब कि खुद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, जो कि रिलेशनशिप बना के रखते हैं दैट मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन अदर सर्विसेज, जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर देते हैं। अब लेट करते हैं कि एक टीम है, एक टीम को एक प्रेजेंटेशन देनी है, और उसके अंदर एक बंदा है लीड कर रहा है, एक बंदा प्रेजेंटेशन बनाना है, एक बंदा कोडिंग कर रहा है, एक बंदा टेस्टिंग कर रहा है, और एक बंदा जो है उसका काम है वो जो स्क्रिप्टिंग है ना प्रेजेंटेशन की उसको रेडी करना। तो अब क्या है, डिपेंडेंसी है, आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन की तो नीड है ही है, लेकिन प्लस आपको उस स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत है। अगर वो स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी तो आप बोलोगे क्या, है ना। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो टीम है उसके अंदर पीपीटी भी आप बना रहे हो, कोडिंग भी आप कर रहे हो, टेस्टिंग भी आप कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग भी आप कर रहे हो, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो ना के बराबर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम लूज कपलिंग, ठीक है। फिर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो क्या होता है कि जब हमारे स्टैंडर्डाइज्ड जो भी डॉक्यूमेंट होता है ये डिस्क्रिप्टिव तो होता है, लेकिन ये अपने लॉजिक्स नहीं बताता। अगर आपको लॉजिक बता दिया फिर तो फ़ायदा ही क्या है, फिर तो वो जो लॉजिक है वो चोरी हो जाएगा। तो जैसे कि आपने कई सारे गेम्स देखे होंगे, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे पॉपुलर गेम का, तो पबजी या फिर BGMI जो है वो एक पॉपुलर गेम है। फ़िलहाल इंडिया में बैंड है आई नो, बट अपने टाइम का सबसे पॉपुलर था। तो उसमें आप एक चीज़ देखी होगी कि उन्होंने अपना लॉजिक लीक नहीं किया था कि वो ग्राफिक्स कैसे लेके आ रहे हैं, वो बंदा मूव कैसे कर रहा है, वो गोलियां कैसे चलती हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो था, और इसी वजह से उनका जो प्रोडक्ट था उसको कोई कॉपी नहीं कर पाया, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स आए लेकिन कॉपी नहीं कर पाया। तो क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, वो अपना लॉजिक हाइड कर लेता है, और विच इज़ इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड का मतलब रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। जब हम रैप कर देते हैं डेटा को एक सिंगल यूनिट में, लाइक अ कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कई सारी मेडिसिन हो सकती हैं, राइट।
तो उसे ही हम इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं विद इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले वो हाइड करते हैं अपने लॉजिक को और इनकैप्सुलेट करते हैं जितना भी डेटा होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। रीयूजेबिलिटी, तो अगर हम रीयूजेबिलिटी का मतलब समझे वर्ड से ही, तो मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना, ठीक है। सर्विस कैन बी रीयूज्ड मोर इफेक्टिवली, जो सर्विसेज हैं उनका यूज़ मोर इफेक्टिवली हो सकता है क्योंकि जो डेवलपर का टाइम है वो बचेगा और एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो बचेगी। अब मान के चलिए कि मेरे को बैटरी बनानी आती है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बार बार रिसर्च करके वही बैटरी पे रिसर्च करूँगा बार 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 बार। इससे अच्छा तो ये है ना कि मैंने एक बार बैटरी बनानी सीख ली है, देन आई एम रीयूजिंग इट, मैं उस प्रोसेस को रीयूज़ कर रहा हूँ, ना कि बार बार रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च करूँगा मैं इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर मुझे एक टेक्नोलॉजी आती है तो मैं उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा ना करके मैं उसको बार बार रीयूज़ करूँगा, है ना। तो उसी को बोलते क्या है कि हम रीयूज़ कर रहे हैं बार बार एसओए को, जिससे वो हमारी डेवलपमेंट टाइम बचा रहा है, इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, मैन पावर बचेगी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट जो भी उससे रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो भी कम हो जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है लैक ऑफ स्टेट। लैक ऑफ स्टेट की बात करें तो बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेटलेस इंटरेक्शन, अब आपको पता ही होगा लूज कपलिंग है, तो लूज कपलिंग के अंदर स्टेटलेस इंटरेक्शन तो हो गई क्योंकि स्टेट्स का फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टेटलेस इंटरैक्शन पैटर्न होता है। सर्विस इंक्रीज द चांस ऑफ बीइंग रीयूज्ड एंड एग्रीगेटेड, तो जो जितने भी चांस होते हैं सर्विसेज के वो रीयूज़ होने के और एग्रीगेट होने के बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन अ सिनेरियो वेयर अ सिंगल सिनेरियो सर्विस इज़ यूज। जबकि एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे एक सर्विस यूज़ हो रही है, लाइक आप AWS यूज़ कर रहे हो, तो AWS के अंदर आप क्या करोगे कि अगर आपने एक बार वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया तो क्या आप बार बार कुछ चेंज करना है आपको, तो आप बार बार डिप्लॉय करोगे क्या? नहीं, आप उसी के अंदर एडिटिंग करोगे, कोड्स के अंदर एडिटिंग करोगे, राइट। तो वैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आप सिंगल सर्विस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप रीयूज़ करते हो उन प्रीवियस कोड्स को, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हो। मल्टीपल कंज्यूमर्स उस सर्विस को यूज़ करते हैं, लाइक कोई एक सर्विस है उसको बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस डोमेन्स। तो अब मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी ने एक अपनी वेबसाइट बना दी और उसके अंदर बैकएंड भी है, उसके अंदर फ्रंट एंड भी है। तो अब क्या है कि उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि जो एडमिन होगा उसके पास मैक्स पावर होगी, वो सारे राइट्स को ले सकता है, और फ्रंट एंड वाले के पास खाली HTML CSS का होगा या फिर जो भी टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। बैकएंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगा वो अलग अलग होगा, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है डिस्कवरेबिलिटी। तो डिस्कवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दिखना, ठीक है, डिस्कवर करना, लोग देख पा रहे हैं, लोग सुन पा रहे हैं, या फिर लोग आपकी चीज़ों को जो भी आप कर रहे हो उनको डिस्कवरेबल है, वो विजिबल है। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ यूटिलाइजिंग थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, जो भी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करना, लाइक यूट्यूब है, लाइक गूगल है, वो भी एक थर्ड पार्टी रिसोर्सेज में ही आते हैं। कंपोजिबिलिटी की बात करें तो सर्विस कंपोजिबिलिटी प्रोवाइड सॉलिड सपोर्ट फॉर कंपोजिंग सर्विसेज एंड अचीविंग बिजनेस गोल्स। तो सर्विस कंपोजिबिलिटी जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है सॉलिड सपोर्ट, जिससे हम कंपोज करें सर्विसेज को और अचीव कर सकें बिजनेस गोल्स को। अब इसके अंदर ऑर्केस्ट्रेशन या फिर कोरियोग्राफी भी बोल सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन और कोरियोग्राफी करके हम ये जो कंपोज करते हैं सर्विसेज को और अचीव करते हैं बिजनेस गोल्स को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एसओए। तो इसके अंदर टोटल 6 टाइप के एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है सर्विस रीयूजेबिलिटी, सर्विस को बार बार यूज़ करना, ये हमारा मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस जो होता है वो इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हम कोड्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हमने एक बार डेवलप कर लिया कोई चीज़ तो उसको हम बार बार यूज़ करके उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि क्लाउड है भैया, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको एड्रेस पता होना चाहिए, आप उस एड्रेस को डालोगे, आप एक्सेस कर लोगे आराम से। रिलायबिलिटी का मतलब आसानी, आप आसानी से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और थोड़ा भरोसा भी होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब कि आप उस चीज़ को स्केल कर सकते हो कि हाँ मेरा जो डेटा है वो इतना है, ठीक है। लाइक आपके फ़ोन के अंदर 128 GB आने लगा है, 256 GB होता है, या फिर 1 TB तक आने लगा है अब तो स्टोरेज, तो वो स्केलेबल है कि हाँ हमें पता है कि इतना स्टोरेज हमारे फ़ोन में है, ठीक है।
तो ये भी स्केलेबल है। फिर आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई ओवरहेड, तो मतलब एक तरीके से इनिशिएशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि आपको सर्विसेज पहले से पता होनी चाहिए कि क्या क्या यूज़ करनी है। फिर हम आगे बढ़े तो आगे आता है हाई इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। कॉम्प्लेक्स सर्विस एग्रीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे पहली लाइन यही लिखी हुई थी, अ कम्युनिकेशन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज वन और मोर सर्विसेज डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट। तो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत गहराई तक वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो आपका सर्विस एग्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी आम आदमी के लिए समझने में। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ एसयूए। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारी आर्मीज़, अब यहाँ पे आर्मीज़ का मतलब वो वाली आर्मी नहीं है लड़ाऊ बिड़ाऊ, वो वाली नहीं है। यहाँ पे आर्मीज़ का मतलब है कॉर्पोरेट आर्मीज़ भी आप कह सकते हो, फिर बिजनेस आर्मीज़ कह सकते हो, कि जो भी कॉर्पोरेट में लोग हैं या फिर बिजनेस में लोग हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एयरफोर्स टू डिप्लॉय सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, और ये एयरफोर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है जिससे वो सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम में यूज़ कर सकें उसको। इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी जो होती है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। यूज्ड इन मोबाइल सॉल्यूशन एप्लीकेशंस, जो मोबाइल सॉल्यूशन एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था गेम्स का। एंड दे यूज़ इन इनबिल्ट फंक्शन टू रन, और वो इनबिल्ट फंक्शन जो होता है उसके अंदर रन करने के लिए काम आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा हेल्प टू मेंटेन म्यूजियम्स वर्चुअलाइज्ड स्टोरेज पूल फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। तो अब यहाँ पे म्यूज़ियम का मतलब क्या है? म्यूज़ियम का मतलब ये है कि एक म्यूज़ियम के अंदर हम पुरानी चीज़ें रखते हैं, राइट, जो हिस्टोरिकल होती हैं। वैसे ही आप इसके अंदर जो वर्चुअलाइज्ड स्टोरेज पूल है, मतलब वर्चुअलाइज्ड मतलब कि जो आपके फिजिकली एक्सेसिबल नहीं है, उस पूल के अंदर, उस स्टोरेज पूल के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना इन्फॉर्मेशन और कंटेंट को क्या करते हो, स्टोर करते हो, ठीक है। फिर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहला बेनिफिट है लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज वी नो दैट कि जिस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर जिस लैंग्वेज में हम कोड्स को वगैरह को लिखते हैं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का आपने लैंग्वेज यूज़ किया है। और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज यूज़ द सिस्टम ऑफर एंड इन्वोक सर्विसेज थ्रू अ कॉमन मैकेनिज्म। तो ये जो होता है कि हमें कोई भी डेवलपिंग लैंग्वेज के अलावा हमें कोई भी चीज़ सिस्टम के अंदर लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी डेवलपिंग है वो लैंग्वेज में आता है, ठीक है, लैंग्वेज का फ़र्क उसमें पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सिस्टम को ऑफ़र कर रहा है या फिर जो यूजेज है उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कंपोनेंट रीयूज़। तो कंपोनेंट रीयूज़ की बात करें तो वंस एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड एन एप्लीकेशन कंपोनेंट एंड ऑफर्ड इट एज अ सर्विस, द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन यूटिलाइज दैट सर्विस। तो इसके अंदर क्या है कि अगर एक बार एक कंपोनेंट ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन कंपोनेंट को बना दिया तो, और वो एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको यूटिलाइज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं तो गूगल ने डेवलप किया था एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड आजकल आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। लाइक आपका MI यूज़ कर रहा है, वन प्लस यूज़ करता है, सैमसंग यूज़ करता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन बना दिया एंड आफ्टर दैट उसको बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ कर रही हैं और यूटिलाइज़ कर रही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी की बात करें तो SEO डिफाइंस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर। जो SEO है वो डिफाइन करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैपेबिलिटी जो कैपेबल होते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने के लिए। ऑफर सम सर्विसेज दैट मीट सम ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि मिल सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट से, विच कैन बी रिकम्बाइंड एंड इंटीग्रेटेड रैपिडली। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को नीडेड सर्विसेज होती हैं या फिर जो भी नीडेड ऑफर्स होते हैं वो चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, जिनको रिकम्बाइन किया जा सकता है, री इंटीग्रेट किया जा सकता है जल्दी से, और वो सर्विसेज को बना सकते हैं, ठीक है।
लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही बन चुके हैं, एंड मेक देम अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सेट्रा। मतलब कि जो पुराने होते हैं ना, उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ एडिट किया जाता है, कुछ री इंटीग्रेशन किया जाता है, रिकॉम्बिनेशन किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उनको ही क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एसईओ आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है आपका वर्टिकल एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल। और ये दोनों जो लेयर्स हैं ये भी अलग अलग हैं, तो ये आपको याद करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर 5 लेयर्स आती हैं। सबसे पहली आती है कंज्यूमर इंटरफेस लेयर। कंज्यूमर इंटरफेस लेयर से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे GUI का यूज़ होगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का। ग्राफिक यूज़र एप्लीकेशंस जो होती हैं वो एंड यूज़र्स के लिए होती हैं। एंड यूज़र्स मतलब कि जो लोग उनको यूज़ करेंगे। बिजनेस प्रोसेस लेयर। बिजनेस प्रोसेस लेयर क्या मतलब कि बिजनेस यूज़ केसेस जो होते हैं वो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट हुआ तो वो बिजनेस प्रोसेस लेयर के अंदर आती है, एंड एक्सेट्रा। फिर आता है आपका सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर की बात करें तो दीज आर होल एंटरप्राइज इन सर्विस इन्वेंट्री। तो ये होल एंटरप्राइज जितनी भी एंटरप्राइजेज होती हैं उन सब के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सर्विस इन्वेंट्री में आता है कि मतलब जो जो सर्विस आपको जहाँ मिलनी है, ठीक है। सर्विस कंपोनेंट लेयर, इसके अंदर क्या होता है? ये सर्विसेज को बनाने के काम आता है, और ये जैसे कि फंक्शनैलिटी या फिर जो भी टेक्निकल लाइब्रेरीज होती हैं वो भी इसके अंदर बनाई जाती हैं। ऑपरेशनल सिस्टम लेयर, इसके अंदर जितना भी डेटा मॉडल होता है वो कंटेन होता है कि डेटा कहाँ से कैसे जाना है या कहाँ से आएगा, कैसे स्टोर होगा, वो सब। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा वर्टिकल लेयर ऑफ एसईओ आर्किटेक्चर, और इसके अंदर टोटल हमारे 4 टाइप की लेयर्स होती हैं या फिर 4 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा इंटीग्रेशन लेयर। इंटीग्रेशन समझ रहे होगे आप कि जहाँ पे जो भी लेयर्स होती हैं उनका इंटीग्रेशन होता है, जुड़ती हैं, ठीक है। स्टार्ट विद प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन होता है? सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन होगा, फिर डेटा इंटीग्रेशन होगा, फिर सर्विस इंटीग्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होगा, फिर लीडिंग टू एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होगा। और ये किसको सपोर्ट करता है? ये B2B और B2C बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ये दोनों में ही काम आता है, ओके। जैसे कि कुछ आपने सुना होगा कि कुछ कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट को सर्विस देती हैं, कुछ कंपनीज़ गूगल को सर्विस देती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इनका बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। कुछ APIs जो हैं, जैसे गूगल है, गूगल को कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, तो अब अगर गूगल ही डेवलप करने लगेगा देन इट्स टेक टाइम। तो वो क्या करता है? वो छोटी छोटी जो कंपनी होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप मेरा ये वाला काम कर दो। तो वो वाली जो कंपनीज होती हैं वो वाला काम कंज्यूमर का नहीं करती हैं, वो किसी कंपनी का ही करती हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि बिजनेस टू बिजनेस काम हुआ कि गूगल ने जिस कंपनी को दिया वो जो कंपनी है वो गूगल को ही रिवर्ट करेगी। तो ये बिजनेस टू बिजनेस हुआ। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं? वो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं एंड देन वो मार्केट में लॉन्च करती हैं, तो वो B2C हो गया। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर। क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर क्या हमें प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। पैरामीटर्स आर कॉन्फ़िगर्ड बेस्ड ऑन SLA एंड OLA। तो जो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो कॉन्फ़िगर्ड किस किस से होते हैं? SLA और OLA से होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी इंफॉर्मेशनल लेयर। इंफॉर्मेशनल लेयर क्या होता है कि प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये जो भी हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करता है। गवर्नेंस लेयर का काम क्या होता है? ये IT स्ट्रेटजी जो होती है वो गवर्न टू ईच हॉरिजॉन्टल लेयर टू अचीव रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग एंड कैपेबिलिटी मॉडल। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे गवर्नेंस लेयर का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया हॉरिजॉन्टल लेयर के साथ, और यहाँ पे जो भी गवर्नेंस थी वो हॉरिजॉन्टल लेयर को पहुँचा दी जाती है, जिससे वो ऑपरेटिंग और कैपेबिलिटी मॉडल जो है उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो ये डाउन टू जैसे जैसे मतलब ये बेस लेयर हुई, ये उसके ऊपर की लेयर हुई, ये उसके ऊपर की लेयर हुई, ये उसके ऊपर की लेयर हुई, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ SEO पे। तो एलिमेंट्स ऑफ SEO टोटल 9 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन फ्रंट एंड, फिर आता है सर्विस। मतलब SEO जो होता है वो ब्रेकेज होता है 4 टाइप में। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन फ्रंट एंड जो दिखता है, सर्विस रेपोजिटरी, सर्विस बस, और बाद में जो सर्विस होती है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है इंटरफेस,
फिर आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा। अगर हम इनको फर्दर डिस्क्रिप्टिव वे में देखें तो डिस्क्रिप्टिव वे में जो एप्लीकेशन फ्रंट एंड होता है उसका काम क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एसईओ, ये एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं एसईओ के अंदर उन्हें बताता है, डिलीवर्स वैल्यू ऑफ एसईओ टू एंड यूज़र, और जो भी आपके जो एसईओ होते हैं, जो आपके एसईओ एंड यूज़र्स होते हैं उनको क्या करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करता है। दे इनिशिएट एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम, और ये इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को एंटरप्राइज सिस्टम के। अब हम सर्विस की बात करें तो सर्विस के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इनकैप्सुलेट्स अ हाई लेवल बिजनेस कॉन्सेप्ट, जो एक ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि अपने अंदर जोड़ता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, राइट। तो इनकैप्सुलेट का मतलब ये होता है, तो हाई लेवल बिजनेस कॉन्सेप्ट जो होता है उनको एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस जो भी होती हैं कि पर्पस क्या होगा, फंक्शनैलिटी क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें चाहिए, क्या क्या यूजेजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। इंटरफेस की बात करें, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी होती है सर्विस की वो एक्सपोज्ड होती है सर्विस टू द क्लाइंट्स, जो वो एक्सपोज की जाती है क्लाइंट्स के लिए कि क्या क्या हम आपको फंक्शन देने वाले हैं, दैट आर कनेक्टेड टू द सर्विस, जो भी सर्विसेज से कनेक्टेड होती हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड बिजनेस लॉजिक एंड एप्रोप्रिएट डेटा, वो रिक्वायर देती है बिजनेस लॉजिक और एप्रोप्रिएट डेटा। इट कंटेन्स वन और मोर आर्टिफैक्ट्स, ये एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करती है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा, डेटाबेसेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी, राइट। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, उन जो भी हमने डेवलप किया है उनको क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं उनको। फिर आता है आपका बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय सर्विस, जो भी प्रोसेसेस बिजनेस के अंदर चाहिए होते हैं वो इसके अंदर लगे हुए होते हैं। लाइक कुछ कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होता है, कोर्सेज को ऑफर करना, एक छोटा सा कोर्स उन्होंने ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट में वो पेमेंट आपसे मांगते हैं कि अगर आपको फुल कोर्स देखना हो, या फिर एक्सेट्रा जो भी होता है उनका बिजनेस लॉजिक। तो या फिर जैसे यूट्यूब का बिजनेस लॉजिक है कि वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है वीडियो के स्टार्टिंग में, मिड में या फिर एंड में, तो ये जो है ये बिजनेस लॉजिक होते हैं। फिर आता है आपका डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्विस इज़ यूज्ड इन सर्विस, जो भी आपका डेटा सर्विस के अंदर दिखाया गया है वो सर्विस के अंदर यूज़ भी किया जाता है। अगर मान के चलिए आपको मैंने कोई कंटेंट दिखाया, लाइक मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है यूनिक वेबसाइट्स, तो क्या हुआ कि वो एक सर्विस हुई, राइट। वो डेटा जो सर्विस के अंदर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं से प्रोसेस होके तो आ रहा होगा ना, तो क्या होता है जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो सर्विस के अंदर यूज़ भी हो रहा होता है। सर्विस रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, ये रजिस्टर करता है सर्विसेज को। लाइक एग्जांपल लेते हैं गिटहब रिपोजिटरी। तो गिटहब रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी आप जो भी कमिट करते हो वो आपका स्टोर हो जाता है ना, रजिस्टर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका सर्विसेज होती हैं वो रजिस्टर हो जाती हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी फैसिलिटी होती हैं, जो भी डिस्कवरी होती है, ऑपरेशंस, एक्सेस राइट्स, ओनर, क्वालिटीज़ एंड एक्सेट्रा, जो भी आपकी चीज़ें होंगी ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर की जाएंगी या फिर रखी जाएंगी। फिर आती है आपकी लास्ट में सर्विस बस। तो अगर हम सर्विस बस की बात करें, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन एंड सर्विस बाय, इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन को और सर्विसेज को। राउटिंग मैसेजेस, जैसे मैसेजेस को राउटिंग करना, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना बिटवीन रिक्वेस्टर, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे HTTP हुआ तो HTTP हाइपर टेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है हमारा, तो उसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, आफ्टर दैट सर्वर आपको वो देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ये वही बात हुई कि ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटोकॉल्स को, जिससे कि रिक्वेस्टर और सर्विस जो लेने वाला है उसके बीच में, और हमारा जो डेटा है, वर्क फ्लो है, वो चलता रहे। हैंडलिंग बिजनेस इवेंट्स एंड डिलीवरिंग देम, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है उसको हैंडल किया जा सकता है और डिलीवर किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग क्यूओस, प्रोवाइड किया जा सकता है क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग द इंटरैक्टिंग अमॉन्ग दी सर्विसेज, और जो इंटरैक्शन है सर्विसेज के बीच में वो भी हैंडल किया जा सकता है या फिर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब ये जो API आपने सुना होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो उससे रिलेटेड अब जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग होती है REST API या फिर REST से।
तो रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक तरीका होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है ना उसको निकाल सकते हैं। मतलब कि इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम अ वेबसाइट बाय रीडिंग अ डिज़ाइंड वेब पेज विच कंटेन्स एन XML फाइल। तो अब क्या होता है कि रेस्ट का काम क्या होता है, वो XML फाइल को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और जितना भी कंटेंट उससे रिलेटेड होता है उसको आप इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो, मतलब अपने फर्दर यूज़ के लिए आप ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इट इज़ यूज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर टू प्रोवाइड अपडेटेड सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। ये जो ये इस यूज़ किस लिए किया जाता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है जिससे वो अपडेटेड सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आता है द प्रोवाइडर कुड प्रिपेयर अ वेब पेज दैट इंक्लूड कंटेंट एंड XML स्टेटमेंट्स दैट आर डिस्क्राइब इन कोड। तो मतलब कि ये कब यूज़ किया जा सकता है, जब आपके जो वेब पेज है ना, उस सबसे पहले तो आपको वेब पेज बनाना है और उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए और XML स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जिससे वो रिट्रीव कर सके, मतलब इन्फॉर्मेशन को उठा सके। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सब्सक्राइबर्स ओनली नीड टू नो द URL। जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको खाली URL पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर द पेज वेयर द XML फाइल इज़ लोकेटेड, कि कहाँ पर हमारी जो XML फाइल है वो लोकेटेड है। रीड इट विद वेब ब्राउज़र, जिससे वो वेब ब्राउज़र के साथ उस चीज़ को रीड कर सकें। अंडरस्टैंड द कंटेंट यूजिंग XML इन्फॉर्मेशन, और वो अंडरस्टैंड कर सकें जो भी कंटेंट है XML इन्फॉर्मेशन का और डिस्प्ले कर सकें अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकें, उसको डिस्प्ले कर सकें। इट यूजेस द सेम पब्लिशिंग अप्रोच दैट मैनी साइट्स यूजेस, RDF साइट समरी। तो RDF की फुल फॉर्म होती है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, ये RDF की फुल फॉर्म होती है। और RDF साइट समरी को RSS भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि कई सारी जो पब्लिशिंग अप्रोचेज़ होती हैं, कई सारी जो कंपनी वेबसाइट्स होती हैं उनके थ्रू यूज़ किया जाता है ये। और ये यूज़ किसके साथ किया जाता है, RSS के साथ किया जाता है। RSS की फुल फॉर्म होती है RDF साइट समरी, एंड जो RDF होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रिसोर्स डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क, विच इज़ स्टैंडर्ड वे टू डिस्क्राइब अ वेबसाइट। ठीक है, जिससे हम स्टैंडर्ड वे होता है जिससे हम एक वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये स्केलेबिलिटी एंड एक्सेट्रा। फिर आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट, कि हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है गिव बेटर रिस्पॉन्स टाइम, इससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। रिड्यूस सर्वर लोड, इससे हमारा जो सर्वर लोड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ से कंटेंट उठाना है, इस वजह से। सर्वर स्केबिलिटी इज़ इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द नीड टू मेंटेन सेशन स्टेट। तो जो सर्वर की स्केबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मेंटेन सेशन स्टेट्स होते हैं वो घट जाते हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने लॉग आउट नहीं किया, तो ऑटोमेटिक टाइमर होता है कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का या फिर कुछ घंटों का, और उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा, सेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा स्केलेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। A server browser can access any application and any resource। जो एक सिंगल ब्राउज़र है वो कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। अ सेपरेट रिसोर्स डिस्कवरी मैकेनिज्म इज़ नॉट नीडेड, कोई भी अलग से डिस्कवरी मैकेनिज्म नीडेड नहीं है। ड्यू टू यूज़ ऑफ हाइपर लिंक्स इन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आजकल हम क्या यूज़ करने लगे हैं, हाइपर लिंक्स को यूज़ करने लगे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। इट हैज़ बेटर लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी, क्योंकि और इसके अंदर लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर लोड कम रहेगा तो चीप रहेगा। एंड इवॉल्बिलिटी करेक्टरिस्टिक्स, और ये इवॉल्व करता है। इवॉल्व करने का मतलब कि बदलाव होते हैं इसके अंदर, अपने आप ही जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। एडवांटेजेस ऑफ रेस्ट की बात करें तो इसके अंदर एडवांटेजेस हमारे 3। सबसे पहला है सेपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जो भी हमारा UI है, यूज़र इंटरफेस है, और जो सर्वर है और जो भी डेटा स्टोरेज है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ यूज़ करने के लिए आपको कोई सर्विस डाउनलोड करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस आपको यूज़र इंटरफेस मिलेगा, आप उस पर जो यूज़ करना है करिए, और उसके बाद वो सारी चीज़ें सर्वर पर स्टोर हो जाएंगी एंड डेटा स्टोरेज में चली जाएंगी। फिर आपका विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करें तो दिखाना, कंटेंट जो आपको विजिबल होना चाहिए, उसके राइट्स होने चाहिए। रिलायबल मतलब इजी टू यूज़। स्केलेबल मतलब कि आराम से आप पता कर सको कि कितना हमारा जो कंटेंट है वो पड़ा है। द सेपरेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर हैज़ वन एविडेंट एडवांटेज, इसका एक एडवांटेज है दैट ईच डेवलपर टीम कैन स्केल द प्रोडक्ट विदाउट प्रॉब्लम।
फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है दे कैन माइग्रेट टू अदर सर्विस और मेक ऑल काइंड ऑफ चेंजेस इन डेटाबेस। वो किसी भी टाइप का जो चेंज है वो देख कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और ईच एंड द डेटा फ्रॉम ईच रिक्वेस्ट इज सेंड करेक्टली, जिससे कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सही से जाएगी या फिर आएगी। Separation make it easier to have the front and back on different servers and it makes apps more flexible to work with। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए कि मुझे, आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी नई वेब सीरीज़ अपलोड की जाती है तो एकदम से वो 12 बजे 1 बजे विजिबल हो जाती है आपको, तो आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने बस अपलोड का बटन दबाया एंड अपलोड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में उनके दो सर्वर्स होते हैं, सर्वर ए सर्वर बी, और सर्वर ए के ऊपर एक कॉपी पड़ी हुई होती है या फिर सर्वर ए प्राइमरी होता है, सर्वर बी सेकेंडरी होता है। तो वो अपलोड करते हैं सर्वर नंबर बी के ऊपर और उसकी जो एड्रेस होता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो विजिबल होता है वो सर्वर ए नहीं सर्वर बी विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो उसी सर्वर बी की एक कॉपी सर्वर ए पर डाल देते हैं, जिससे कि यूज़र को पता भी नहीं चलता कि कुछ चेंजेस हुए हैं एंड वो इजीली सर्विसेज का यूज़ भी कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है काम करने के लिए। कंपनीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती है और कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। द रेस्ट API इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और लैंग्वेजेस। तो जो रेस्ट API है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है किसी भी टाइप के प्लेटफॉर्म या फिर लैंग्वेज से, क्योंकि जैसे कि आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने गूगल पे वेबसाइट कोई सर्च करी, अगर वो जर्मन में है तो आजकल तो ट्रांसलेशन का चीज़ें आने लगी हैं, लेकिन अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो एज ए डेवलपर तो वहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी मनपसंद लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। रेस्ट API एडेप्ट टू टाइप ऑफ सिंटेक्स। तो रेस्ट API जो है वो एडेप्ट करता है किसी भी टाइप के सिंटेक्स से और प्लेटफॉर्म बीइंग यूज्ड और किसी भी प्लेटफॉर्म से, विच गिव्स कंसिडरेबल फ्रीडम, जिससे हमें एक कंसिडरेबल फ्रीडम मिलती है कि हम चेंज कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं नए एनवायरनमेंट के अपने अंदर डेटा को या फिर डेवलपमेंट कर सकते हैं। विद रेस्ट API वी कैन हैव PHP जावा पाइथन सर्विस। और रेस्ट API किसके साथ कंपैटिबल है या फिर मैं कह सकता हूँ ईजिली काम कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, तो PHP जावा और पाइथन के जो सर्वर हैं वो हमें चाहिए अगर हमें रेस्ट API के साथ काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा जी HTTP यूज्ड बाय रेस्ट आर्किटेक्चर। तो 4 टाइप के जो हमारे HTTP हैं वो रेस्ट आर्किटेक्चर के साथ यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला होता है गेट मेथड, दूसरा है पोस्ट मेथड, तीसरा है डिलीट मेथड और चौथा है पुट मेथड। गेट मेथड की बात करें तो ये खाली एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए काम आता है जी। पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे नए रिसोर्सेज हैं हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। डिलीट करने की बात करें तो डिलीट करने का मतलब हमें पता है रिमूव करना। PUT का मतलब हमें पता है, PUT का मतलब होता है अपडेट करना या फिर हम इससे नए रिसोर्सेज को भी बना सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को यहाँ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना सब्सक्राइब करने के साथ ही, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। अगर आप दोस्तों से एक्सपेक्टेशन रखते हो मदद करने की तो प्लीज़ उनकी भी मदद कीजिए शेयर करके। और अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है या फिर कोई भी चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड अगर आपको करने हैं नोट्स तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा रेस्टफुल API। तो रेस्टफुल API और रेस्टलेस API होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं जी। तो सबसे पहले रेस्टलेस के बारे में हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है जानने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्टफुल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये क्या है, एक API है। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 200 एब्रीवेशंस की जगह आप फुल फॉर्म लिख के आओगे तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉपी में लिख के आते हो ना AKTU के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो देन जो एग्जामिनर होता है उसके लिए वो कॉमन चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप उसकी जगह पर अगर आप फुल फॉर्म लिखते हो देन उसके लिए एक ये यूनिक है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इस बच्चे को ज़्यादा पता है। तो इट्स बेटर कि आप जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप फुल फॉर्म में लिखो, एब्रीवेशंस में ना लिखो। समझने के लिए आप एब्रीवेशंस में समझ सकते हो, इजी टू लर्न होती है एब्रीवेशंस, लेकिन आप जब लिखो, जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन हो तो आप कोशिश करो कि आप फुल फॉर्म में लिखो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। चलिए
तो क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट यूजेस HTTP रिक्वेस्ट टू गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट डेटा। तो ये क्या होता है कि ये यूज़ करता है HTTP रिक्वेस्ट को, जिससे वो ले सके, डाल सके, अपडेट कर सके, या फिर पोस्ट कर सके, या फिर डिलीट कर सके डेटा को। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है एंड अप्रोच टू कम्युनिकेशंस ऑफन यूज्ड इन वेब सर्विसेज डेवलपमेंट। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोच है कम्युनिकेशन की, जिससे हम वेब सर्विसेज और डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। दिस टेक्नोलॉजी इज़ मोर रॉबस्ट सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम सोप में भी यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको मोस्ट रोबस्ट का मतलब कि हम कह सकते हैं कि सोप जो है ना वो इसमें काम आता है, बिकॉज जो रेस्ट है वो लेवरेज लेस बैंडविड्थ। जो हमारा रेस्ट है वो लेवरेज करता है, यूज़ करता है लेस बैंडविड्थ को, मेक इट मोर सुटेबल फॉर इंटरनेट यूजेज, जिससे जो हमारा इंटरनेट यूजेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। API allows to सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर। जो दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं API की मदद से। लॉजिकल चॉइस फॉर बिल्डिंग APIs, ये एक लॉजिकल चॉइस है जिससे हम बना सकते हैं APIs को, दैट अलाउ यूज़र टू कनेक्ट, जिससे हमारे जो यूज़र होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज के साथ। ये किस किस के थ्रू यूज़ किया जाता है? तो आप जैसे कई सारी वेबसाइट पे गए होंगे, कई सारी वेबसाइट पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस वेबसाइट का आपको लॉगिन का एक्सेस मिल सके, लाइक गूगल का मिलता है, आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, ट्विटर से लॉगिन कर सकते हो, इंस्टाग्राम से लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो, अमेज़ॉन से लॉगिन कर सकते हो, या फिर पता नहीं किस किस से आजकल तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये जो जितने भी APIs यूज़ होते हैं वो मेनली इन कंपनीज से होते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज उनको यूज़ करती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी ब्रेक डाउन ट्रांजेक्शन क्रिएट अ सीरीज ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स। ये क्या करता है, ये एक ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसके कई सारे टुकड़े बना देता है, और हर एक टुकड़े का ना एक एड्रेस होता है जो कि एक पार्ट पूरा करता है ट्रांजेक्शन का। मान के चलो कि आप एक पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट करने में आपने सबसे पहले एक अमाउंट डालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, फ़ोन नंबर डालोगे। एक API ने क्या किया, एक API काम में आई कि एक ट्रांजेक्शन मुझे पूरा करवाना है। वो किस किस चीज़ में ब्रेक हुई? सबसे पहले आप फ़ोन नंबर लोगे या फिर QR कोड स्कैन करोगे। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये वैलिड है या नहीं है। थर्ड, उसका नाम डिस्प्ले होगा। एक का काम क्या होगा, डिस्प्ले करना नाम को। नेक्स्ट क्या होगा कि अब जो पेमेंट है वो कौन से बैंक अकाउंट से कौन से बैंक अकाउंट्स में जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपसे एंटर अमाउंट की करवाई जाएगी। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपके बैंक में उतना बैलेंस है भी कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद UPI पिन डाल दिया। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में जाएगा, और उसके बाद ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये क्या था, कई सारे एक ट्रांजेक्शन था लेकिन प्रोसेस कई सारे हुए थे। तो बस यही क्या है, API का काम है। अब ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिल्कुल ईजी सा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये बेस्ड किस पे, रेस्टफुल वेब सर्विसेज किस पे बेस्ड होती हैं, रेस्ट की प्रिंसिपल पे होती है, लेकिन ये नहीं होती है। ये रेस्ट को यूज़ करती है, ये SOAP को यूज़ करती है। ये सपोर्ट करती है HTML JSON को, और ये किसको सपोर्ट करती है, XML को। ये जो रेस्टफुल है वो यूज़ करती है URL टू एक्सपोज बिजनेस लॉजिक। URL के थ्रू आप बिजनेस लॉजिक जो है आप उनको यूज़ कर सकते हो, फिर एक्सपोज कर सकते हो। ये सर्विस इंटरफेस को यूज़ करता है। रेस्टलेस, रेस्टफुल क्या करता है, ये ईजियर और फ्लेक्सिबल होता है, रेस्टलेस नहीं होता। रेस्टफुल जो होता है वो इनहेरिट करता है सिक्योरिटी मेजर्स को, जिससे कि जो ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल्स हैं वो कायम रहें, टूटे नहीं। लेकिन जो रेस्टलेस है वो अपने सिक्योरिटी लेयर को खुद ही बनाता है, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसके अंदर खुद ही बनाता है। अगर मान के चलो कुछ सरकारी काम है, राइट, तो गवर्नमेंट जो पुलिस वाले होते हैं उसके अंदर थोड़ा करप्शन होता है, थोड़ा नहीं बहुत करप्शन होता है। तो अब क्या होता है कि ये हो गया आपका रेस्टफुल, कि कुछ मीजर्स पहले से ही बने हुए हैं और ये मीजर्स टूट नहीं चाहिए। अब आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत कड़ी होती है, वहाँ पे करप्शन ना के बराबर होता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल सिक्योरिटी को समझाने के लिए था। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका कंज्यूम मोर बैंडविड्थ। ये ज़्यादा बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, लेकिन ये कम रिसोर्सेज और बैंडविड्थ को यूज़ करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है वेब सर्विसेज एंड टाइप्स। तो वेब सर्विसेज और टाइप्स की बात करें, वेब सर्विस इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और पैकेज। जो वेब सर्विस होता है वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है या फिर एक पैकेज होता है
दे इन्वॉल्व अ सर्विस प्रोवाइडर अलॉन्ग विद द सर्विस रिक्वेस्टर द क्लाइंट। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक सर्विस रिक्वेस्टर होता है जिसे हम क्लाइंट कह सकते हैं। यहाँ पे आता है जी हमारा सर्विस, वेब सर्विसेज आर एडवांटेजियस। जो वेब सर्विसेज होती है वो एडवांटेजेस होती है क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होती है लैंग्वेज में। सो वहाँ पे कोई इशू नहीं होता कि जो भी आपके फंडामेंटल सिस्टम है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे जावा में हो, PHP में हो या फिर किसी भी लैंग्वेज में हो, वो आपके अंडरस्टूडेबल है। वो ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वाइल द क्लाइंट एप्लीकेशन इज रिटन इन पाइथन, रूबी, पर्ल और JS, जबकि जो क्लाइंट की जो एप्लीकेशन होती है वो पाइथन, रूबी और पर्ल और JS में लिखी हुई होती है। टास्क परफॉर्म बाय वेब सर्विसेज, जो वेब सर्विसेज टास्क परफॉर्म करती हैं, सबसे पहला है वेब सर्विसेज आर सर्च्ड फॉर ओवर द नेटवर्क एज वेल एज कॉल अपॉन अकॉर्डिंगली। जो वेब सर्विसेज होती हैं वो सर्च की जाती हैं ओवर द नेटवर्क और वहीं से उनको एक्सेस किया जाता है, वहीं से काम किया जाता है। ये कैपेबल होती हैं ऑपरेशंस को प्रोवाइड करने के क्लाइंट के और इन्वोक कर सकती हैं वेब सर्विसेज को। तो जो भी क्लाउड पे डेटा होता है वो कभी भी इन्वोक हो सकता है या फिर कभी भी ऑपरेशनल में आ सकता है। ये भी, इसके भी जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सोप वेब सर्विसेज और दूसरा होता है रेस्ट वेब सर्विसेज। तो अगर हम सोप वेब सर्विसेज की बात करें तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल, सोप की फुल फॉर्म होती है जी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल, इज एन XML बेस्ड प्रोटोकॉल। ये एक XML बेस्ड प्रोटोकॉल होता है जिसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटिंग द सोप वेब सर्विसेज एज इट सिक्योरिटी, क्योंकि ये सिक्योरिटी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करता है रेस्ट से। फिर नेक्स्ट है इट ऑफर्स अ रैपर फॉर सेंडिंग अ वेब सर्विस बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। और ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम जो वेब सर्विसेज हैं उनके थ्रू मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और जो हेल्प है वो ले सकते हैं HTTP प्रोटोकॉल की। ऑल इट्स मैसेजेस आर यूजुअली इन XML फॉर्मेट, और जिसके जो भी मैसेजेस होते हैं वो XML फॉर्मेट में होते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है द सोप मैसेज कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा सोप मैसेज होता है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। जो सोप डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर रूट एलिमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। और ये ग्रेटर देन लेस देन जो होते हैं हमारे, उनसे बंधा हुआ होता है। दिस इज इनिशियल एलिमेंट ऑफ XML डॉक्यूमेंट। ये इनिशियल एलिमेंट होता है XML डॉक्यूमेंट का। एनवेलप इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। जो एनवेलप होता है उसकी दो पार्ट्स में जो होता है वो कैटेगराइज्ड होता है। द फॉर्मर इज हेडर। जो फॉर्मर होता है उसे हेडर बोलते हैं और जो लेटर होता है उसे बॉडी बोलते हैं। जो हेडर होता है उसके अंदर राउटिंग डेटा होता है जो कि हमें बताता है कि XML डॉक्यूमेंट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है। और जो हमारा जो लास्टली होती है बॉडी जो होती है उसके अंदर एक्चुअल मैसेज जो होता है हमारा लिखा हुआ होता है। रेस्ट की बात करें तो रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर वेब सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ पैराडिग्म और स्पेसिफिक रूल्स। इसके अंदर कोई भी रूल्स वगैरह का कलेक्शन नहीं होता है, जबकि इसके अंदर स्टाइल आर्किटेक्चर जो होता है वो होता है। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन डिज़ाइन होते हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर वो कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज बोला जाता है। इस्टेब्लिश रिसोर्सेज थ्रू द यूज़ ऑफ URL। ये इस्टेब्लिश करता है रिसोर्सेज का थ्रू द यूज़ ऑफ URL एज वेल एज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। एलोकेशन होता है इसका रिसोर्सेज का, रेस्ट डिपेंड ऑन URL। जो एलोकेशन होता है वो रेस्ट पे होता है और बाकी जो होता है वो URL पे होता है। ये URL पे डिपेंड करता है बाकी। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है रेस्ट और सोप के बीच में, ईजीएस्ट वे में जितना मैं बता सकता था। तो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ये इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म में डिफरेंस है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। दूसरा है रेस्ट, जो होता है वो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, जबकि सोप जो होती है वो प्रोटोकॉल होती है। रेस्ट जो होती है वो उसके अंदर डेटा फॉर्मेट्स JSON, XML, YAML हो गया और भी बहुत सारे। और जबकि जो सोप होती है वो खाली XML फॉर्मेट में काम करती है। जो रेस्ट होता है वो परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और कैशिंग इज़ हाई। मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस होती है, स्केलेबिलिटी होती है वो तो हाई होती है। कैशिंग तो मतलब पता ही होगा कि कैशिंग का मतलब होता है कि जो हमारा टेम्परेरी डेटा होता है, जो भी पैकेट्स में होता है, कुकीज़ में होता है, या फिर बहुत जो टेम्परेरी डेटा होता है ना कुछ देर के लिए, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और कैशिंग ना बहुत अच्छी होती है। कैशिंग से क्या होता है, जो हमारा डेटा एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप जल्दी से डेटा एक्सेस कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपने डेटा भी ऑन नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा जो होता है, कोई भी सोशल मीडिया है वो पहले से स्टोर्ड होता है। मैं फेसबुक की बात करूँ, चाहे इंस्टाग्राम की बात करूँ, चाहे ट्विटर की बात करूँ, तो उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा कंटेंट जो होता है वो पहले से स्टोर्ड होता है। एक्चुअली वो स्टोर्ड होता है कैश मेमोरी में, जो कि आप अगर आपका थोड़ा सा डिसकंटिन्यू भी होता है तो भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर सब कुछ स्लो होता है, इसके अंदर स्लो परफॉर्मेंस होती है, स्केलेबिलिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और जो कैशिंग तो होती है वो तो हो ही नहीं सकती सोप के अंदर। रेस्ट की बात करें तो यूज सिंपल HTTP प्रोटोकॉल, ये सिंपल HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। सोप की बात करें, जो सोप है वो एनवेलप को यूज़ करता है और फिर उसके बाद HTTP को यूज़ करता है जिससे वो अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। रेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत जल्दी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सोप को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे रेस्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। फिर आता है जी हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। और ये मॉडल बहुत ज़्यादा काम में आता है, आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है ये। तो इसके अंदर पार्ट 1 का ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर है जी, इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पब्लिक सब्सक्राइबर पैटर्न इज़ अ मैसेज पैटर्न। पब्लिक सब्सक्राइबर पैटर्न जो है ना वो एक मैसेज पैटर्न है। अ नेटवर्क ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पैटर्न, जिसके अंदर जो नेटवर्क है वो बनाया जाता है, विच डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। जिसके अंदर में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस जो होते हैं वो पास करते हैं सिस्टम के कनेक्शन से, और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एंड इवेंट नोटिफिकेशन फॉर दीज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, और ये हमें प्रोवाइड करती है इंस्टेंट और इवेंट नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के अंदर। ये हमें अलाउ करती है ब्रॉडकास्ट करने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक व्हाट्सएप हुआ, व्हाट्सएप के अंदर आप ग्रुप हुए, तो आप एक टेक्स्ट करते हो एंड वो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके पास चले जाता है। तो एक तरीके से एक एग्जांपल हो गया ब्रॉडकास्टिंग का, कि आपने एक बंदे को एक मतलब एक ग्रुप के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर आपने कोई मैसेज किया एंड वो सारे सबके पास पहुंच गया। इट इज़ अ सिबलिंग ऑफ मैसेज क्यू पैराडिग्म एंड इज़ वन पार्ट ऑफ लार्ज मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर सिस्टम। तो ये क्या होता है, सिंबल होता है या फिर सिम्बलिंग होता है मैसेज क्यू पैराडिग्म का। पैराडिग्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हुए होते हैं, और ये लार्जर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर सिस्टम जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। दिस पैटर्न प्रोवाइड्स ग्रेटर स्केलेबिलिटी। ये जो पैटर्न होता है ये हमें ज़्यादा स्केलेबिलिटी देता है। अ डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी, और एक डायनेमिक नेटवर्क, डायनेमिक मतलब जो रियल वर्ल्ड में जल्दी जल्दी काम कर सकता है, ऑन अ नेटवर्क जल्दी अपलोड होता है या फिर जल्दी रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है। डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी में काम करता है विद द रिजल्टिंग डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे जो मॉडिफाई द पब्लिशर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिश्ड डेटा, जिससे कि जो हमारा जो डेटा पब्लिश हो चुका है उसके अंदर बड़ी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये वीडियो जो है, ये वाली जो वीडियो है, ये मैंने पोस्ट कर दी, मैंने पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद ये आपके तक पहुंच गई है, ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुंच गई है ये वीडियो। तो अब पहुंचने के बाद मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ एडिटिंग कर दूं, मुझे इस वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ेगा अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसके अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के अंदर क्या होता है, पब्लिशर होता है, मैसेज होता है, पीएस यहाँ पे मैंने पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की एक एब्रीविएशन यूज़ करी है, पीएस मॉडल। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिशर है, उसका मैसेज जो है पीएस चैनल में गया, पीएस चैनल से वो जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट हो गया, सब्सक्राइबर मतलब जितने भी इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास चली गई। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारा पब्लिशर आता है। पब्लिशर जो होता है वो पब्लिश करता है मैसेज को एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सब्सक्राइबर जो होता है वो एक कैटेगरी होती है, सब्सक्राइबर टू अ कैटेगरी ऑफ मैसेजेस, जो कि एक कैटेगरी ऑफ मैसेजेस के अंदर आता है। मान के चलिए आप, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे पसंद करते होंगे, इसी वजह से उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे को। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे तो मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, राइट। तो अब क्या है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके पास जैसे मैंने कोई वीडियो पब्लिश करी तो वो उन्हीं सब्सक्राइबर्स के पास जाएगी और किसी के पास एज अ मैसेज नहीं जाएगी, एज अ नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार,
अप्रॉक्स अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ इतना मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो मेरे को। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में बता दो कोई दिक्कत है तो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नोट्स मैंने दे दिए हैं। और मैं बहुत जल्दी, अगर आपने मुझे प्यार दिया बहुत सारा, तो मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनल एंड क्लासेस। तो इसके अंदर क्या होता है, रिसीव्स मैसेज फ्रॉम पब्लिशर्स एंड मेंटेन सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन। ये रिसीव करता है पब्लिशर से मैसेजेस को और मेंटेन करता है सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शंस को। सब्सक्राइबर हैज़ वन इनपुट चैनल। जो सब पब्लिशर होता है ना, उसके पास एक इनपुट चैनल होता है और वो स्प्लिट करता है मल्टीपल आउटपुट चैनल्स के अंदर, जिससे कि जो कि हर एक सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे कि मेरा चैनल है यूनिक एप्साइट्स, तो वो एक इनपुट चैनल है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आउटपुट चैनल है, जो कि हर एक सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कुछ पोस्ट करूँगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा, वो मैसेज या वो वीडियो स्प्लिट हो जाएगा मल्टीपल आउटपुट चैनल्स के अंदर और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइबर्स कैन एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन वन और मोर क्लासेस। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही चैनल या फिर एक ही क्लास की तरफ उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उनका जितना मन करे उतने चैनल्स की तरफ वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद है, थैंक यू। एंड रिसीव इंटरेस्टेड मैसेजेस, और जिस भी टाइप के कंटेंट में वो इंटरेस्टेड हैं उस टाइप के मैसेजेस को वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन PS मॉडल पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर्स आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर। जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर है वो एक दूसरे से अनअवेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अनअवेयर नहीं हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स सारे दे रखे हैं, तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बेनिफिट्स ऑफ PS मॉडल। बेनिफिट्स की बात करें तो टोटल 7 बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहला है डी कपल्स अ सिस्टम टू सब सिस्टम्स एंड दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली। तो ये क्या करता है, ये एक सिस्टम होता है, उसके कई सारे सिस्टम बना लेता है और जिसको हम इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीज स्केलेबिलिटी। ये इंक्रीज क्या करता है, स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्सिवनेस को सेंडर की, और इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को। एसिंक्रोनस मैसेजिंग जो होती है वो हेल्प करती है एप्लीकेशन को, जिससे वो रन कर सके स्मूथली और इंक्रीज ना करे लोड्स को, एंड हैंडल एनी फेलियर इजीली। और जितने भी फेलियर्स होते हैं उनको ईजिली वो क्या कर सके, विड्रॉ कर सके या फिर हैंडल कर सके। अलाउ स्केड्यूल्ड प्रोसेसिंग। वो क्या कर सके कि स्केड्यूल्ड प्रोसेसिंग जो होती है उसको भी अलाउ कर सके। और फिर है हमारा इनेबल सिंपलियर इंटीग्रेशन बिटवीन सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और वो सिंपल इंटीग्रेशन जो है उसको यूज़ कर सके, इनेबल कर सके अलॉन्ग विद द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के भी फॉलो करे, एज वेल एज बिटवीन ऑन प्रीमिसेस एंड एप्लीकेशन रनिंग इन क्लाउड। और जितने भी रनिंग एप्लीकेशन है उनके साथ भी क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके, यूज़ कर सके उनको हम विदाउट एनी प्रॉब्लम और विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल भी कायम रहे, कंसिस्टेंसी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे और आराम से हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड रहे। It facilitates asynchronous work flows across an enterprise। ये asynchronous work जो होता है उसको एंटरप्राइज के अंदर फैसिलिटेट करता है, सहूलियत देता है, जिससे वो अपने आप जो काम है उसको वर्क फ्लो को तोड़े ना, चलता रहे वो। इम्प्रूव्स टेस्टेबिलिटी। ये टेस्टेबिलिटी जो होती है वो उसको चीज़ को बढ़ाता है। चैनल कैन बी मॉनिटर्ड एंड मैसेजेस कैन बी इंस्पेक्टेड और लॉग्ड एज अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल इंटीग्रेशन टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जितने भी हमारे जो चैनल्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जा सकता है, जितने भी मैसेजेस हैं उनको चेक किया जा सकता है और उनको लॉग भी किया जा सकता है, मतलब कि लिखा भी जा सकता है, उनका नोट भी किया जा सकता है कि हमारा जो ओवरऑल इंटीग्रेशन था उसका टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसा था, कैसा नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 क्लाउड कंप्यूटिंग का, और होपफुली ये बहुत आपके काम आया हो। आपके CTs और एक्सटर्नल भी आने वाले हैं तो उसमें बहुत काम आया हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन भी दबा दो, जल्दी कर दो इस काम को। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
मेरा ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल जो है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हमारे जो है हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या इसकी क्विक रिवीजन वीडियोस भी चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।